हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 देख चुका है क्लास 11th केमिस्ट्री का, है ना। चैप्टर 4 था अपना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और चैप्टर 2 था अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 1 है अपना सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक है जो यूनिटलेस है। यूनिटलेस यानी जिसका यूनिट नहीं होता। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोलालिटी को देखो, याद रखना मोलालिटी क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मोलालिटी रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर इस मास ऑफ सॉल्वेंट को आपने केजी में लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राम में लिया तो ऊपर इंटू 1000 करना पड़ता है। तो इसका यूनिट क्या हुआ, इसका ऐसा यूनिट हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मेजर किया जाता है मोल में, तो इसका यूनिट हो गया मोल। और मास ऑफ सॉल्वेंट को यहाँ पर अपन ले रहे केजी में, तो इसका यूनिट हो गया मोल पर केजी। वैसी मोलालिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मोलालिटी एक्चुअल में इंडिकेट करता है किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाता है सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एज इन मोलालिटी अपॉन, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट था लेकिन यहां पर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान देना, एक तो मास है, यहां पर वॉल्यूम है। यहां पर सिर्फ सॉल्वेंट को लिया गया है जबकि यहां पर सॉल्यूशन को लिया गया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर आप नींबू पानी बना रहे हो तो नींबू पानी में जो नींबू रहेगा वो रहेगा सॉल्यूट, और जो पानी रहेगा वो सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसका सेम यूजुअल, जैसे कि अगर आपने वॉल्यूम को ml में लिया तब तो ऊपर में 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लीटर में लिया तो कुछ जरूरत नहीं है। इसका यूनिट हो जाएगा अगेन नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम को मेजर किया जाता है लीटर में, तो इसका मोल पर लीटर यूनिट हो गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को कई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल फ्रैक्शन नाम पे ध्यान देना, फ्रैक्शन है यानी रेशियो निकलेगा किसी चीज का, किसका, मोल का, यानी किसी भी जिसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स उसका ऊपर में डिवाइडेड बाय टोटल जितना प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान के चलो अगर कोई सब्सटेंस दो चीजों से मिलकर बना है ए और बी, और मेरे को निकालना है ए का मोल फ्रैक्शन, तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल। टोटल कौन कौन है, ए और बी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिप्रेजेंट मेजर किया जाएगा मोल में, और नीचे में जो मोल है वो भी रिप्रेजेंट किया जाएगा मोल में। तो मोल मोल कट गया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या निकला, कुछ नहीं। तो यही अपना आंसर है, यूनिटलेस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यूनिटलेस क्या होगा इसमें से, मोल फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट, फोर्थ दिया है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री का, तो उस प्रैक्टिकल करते समय आपको देखना, अगर आपने प्रैक्टिकल नोट्स लिखे होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि 0.1 नॉर्मल का आपको HCl लेना है, या 0.05 नॉर्मल का आपको NaOH सॉल्यूशन लेना है, ऐसा समथिंग कुछ कुछ लिखा होता है। तो ये नॉर्मल होता है, ये जिसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ग्राम सॉल्यूट यानी सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एज यूजुअल अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने लीटर में लिया तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ml में लिया तो ऊपर इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो इसका भी यूनिट निकल ही जाएगा। ठीक है, इसका भी यूनिट निकल ही जाएगा। और नॉर्मेलिटी को यूज किया जाता है, नॉर्मेलिटी को क्या के लिए यूज करते हैं, केमिकल, यानी कि केमिकल सॉल्यूशन जो रहता है उसे कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी भी एक टाइप से कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये चारों में से यूनिटलेस कौन से निकला, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। अच्छा, तो अब यहाँ पर ध्यान देना भैया, 16 ग्राम ऑक्सीजन में जितने मॉलिक्यूल रहेंगे उतने उतने ही मॉलिक्यूल और किसमें है, सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो आप निकाल लो 16 ग्राम ऑक्सीजन का क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है एक नंबर ऑफ मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। पहले इसका निकाल लो मोल, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 16 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का कितना निकलता है, O2। ऑक्सीजन कितने निकले, O2 यानी कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन को O2 फॉर्म में लिखते हैं,
एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का कितना हो गया 32 यानी 32, ये निकला 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल। तो जिसमें भी आंसर आपका 0.5 आएगा वही आपका आंसर होगा। चलो निकाल के देखते हैं। 16 ग्राम ऑफ CO यानी 16 डिवाइडेड बाय CO, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना हो गया 28। 16/28 0.5 तो नहीं आएगा। 28 ग्राम N2, 28 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का 28 होता है, तो ये आ गया 1, लेकिन मेरे को 1 नहीं चाहिए, मेरे को 0.5 चाहिए। 14 ग्राम N2, गिवन मास 14, मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना होता है 28, ये आंसर है 0.5, यही आंसर है फिर अपना। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें गलत आंसर टिक कर दिया कोई। अच्छा ये ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर क्या है, सी है फिर 14 ग्राम ऑफ N2। मेरा 16 ग्राम ऑफ H2 लोगे तो गिवन मास 16 है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया 8 नंबर ऑफ मोल्स। भैया 8 नहीं चाहिए मेरे को, कितना चाहिए सेम नंबर, मतलब 0.5 जिसका आएगा वही आंसर है, तो 0.5 आया सी का, तो सी आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। ये तो देख के बता दोगे यार 4 है करके, हाँ 4 है। कैसे 4 है भाई, देखो एक बात याद रखना, कभी भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट नंबर के बीच में हुआ तो उस जीरो को काउंट करेंगे, लेकिन अगर वो नॉन डिजिट नंबर से पहले हुआ तो उसको काउंट नहीं करते। यहाँ पर जीरो जो है वो 1 और 6 के बीच में, इसलिए ये भी काउंट होगा। तो 1, 0, 6 और 5, 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। अच्छा हाउ मेनी मोल्स, अच्छा आपको एक चीज बताता हूँ ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं इससे पहले भी उसी को यूज करा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो गिवन मास कितना दिया है 32.7 ग्राम, तो गिवन मास हो गया 32.7 अपॉन मोलर मास कितना होता है जिंक का मोलर मास होता है 65.4, 39 होता है 4 लेते हैं, इसको डिवाइड करो, ये 1 जा ये 2 जा, यानी आ गया 0.5 मोल। 0.5 किसमें ये है, तो ये आंसर है 0.5। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना कैसे आता है समझ में आ गया। इससे पहले जो क्वेश्चन था मैंने उसमें भी वही किया था। नाउ व्हाट विल बी द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालने बोला, ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा अब मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब केजी में लिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ग्राम में दिया है, तो इसलिए ऊपर में इंटू 1000 कर देंगे अपन। ठीक, तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालते हैं भैया, कैसे निकालते हैं, देखो तो इधर फॉर्मूला लिखा हुआ बीच में, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करो पहले सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट मैं बता चुका हूं आपको, सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो 500 और ये 18 कौन कम है, HCl गैस, तो ये हो गया अपना सॉल्यूट और ये हो गया अपना सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड निकालोगे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा, गिवन मास 18.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। HCl का मोलर मास कितना होता है, देखो HCl का मोलर मास H का होगा 1 प्लस Cl का होता है 35.5, एडअप कर दो 36.5 निकला अपने को, तो 36.5 ये क्लियरली दिख रहा है, ये 1 जा ये 2 जा, यानी 0.5 या 1/2 जो लिखना आप लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकला मेरा 0.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम, तो 500 और ऊपर में इंटू 1000, 0 0 0 0 5 1 जा 5 2 जा, 0.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 1, तो 1 किसमें दिया है, तो 1 दिया है और ये 1 दिया है, तो अरे दो में 1 दिया है, कैसे करोगे, तो बेटा थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं 1000 बार बोलते आ रहा हूं आपको, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ये स्मॉल m वाला आंसर होगा ना कि कैपिटल M। कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलैरिटी को। ठीक है, तो मोलैरिटी नहीं चाहिए मेरे को, मोलैलिटी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन प्रेजेंट इन 200 ग्राम। ओहो 200 ग्राम में ये कितना प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल्स का वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास तो 200 हो गया, मोलर मास इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कैसे करोगे, इतना सारा तो वहां पर दिया हुआ है, तो बेटा आराम से करना है, कोई हड़बड़ा के नहीं करना है। ठीक है, इसको जब बड़ा दिया होता है ना तो एकदम आराम से किया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होता है मिस्टेक करने का। तो चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कॉपर को, कॉपर का कितना होता है, कॉपर का मास होता है 63.5 प्लस, अब देखो ब्रैकेट दिया है ना तो आप भी ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो C2 यानी 2 कार्बन और एक का होता है 12, तो 2 इंटू 12 प्लस H3, तो 3 इंटू 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस O2,
तो 2 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये टेकन ट्वाइस दिया है यानी इंटू 2 करना इसमें। अब इसको करना कैसे, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे यानी 63.5 प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व करो 24 प्लस 3 प्लस 32 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करो 63.5 प्लस इसको सॉल्व करो 24 प्लस 3 प्लस 32, 24 प्लस 3 प्लस 32, ये आ रहा है आपका 59 और इंटू 2 कर दो। 59 जो आया उसमें क्या करना है अपने को इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 118 अब प्लस 118 में कितना जोड़ना है अपने को 63.5, तो ये 63.5 एडअप करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 181.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हाँ उतने तो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, नहीं इतना ही आ रहा है 181.5, तो ये निकल गया आपका मोलर मास। तो अब इसको डिवाइड कर दो 181.5 से, आंसर कितना आएगा, आंसर ऑब्वियसली 1 से ज्यादा आएगा, ये तो दिख गया। तो 1 से ज्यादा ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो या तो 1.2 हो सकता है तो 1.1 हो सकता है। अब इसको डिवाइड कर लो यार, डिवाइड तो करना पड़ेगा है ना, तो 200 डिवाइडेड बाय 181.5 इसको कर लेना क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो 1.1 आंसर आ रहा है मेरा, तो ये 1.1 आंसर। ठीक है, आप चाहो तो खुद से करके देख सकते हो, अगर नहीं आएगा तो फिर दोबारा मेरे को बताना। वैसे हालांकि कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आ जाना चाहिए, वो आपका रहता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन HCO3 टेकन ट्वाइस, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज, इसको बोला जाता है। जो क्वेश्चन है ना ये मास परसेंट का क्वेश्चन है, इसमें होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, कौन सा एटम चाहिए मेरे कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इनटू मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या टोटल मास जो भी दिया हुआ है, मैं पर मॉलिक्यूलर मास लिख देता हूं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास और इनटू क्योंकि परसेंटेज में रहेगा तो 100, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2 इंटू एक कार्बन का मास होता है 12 अपॉन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस वही सेम प्रोसेस, ब्रैकेट डाले, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1 इंटू 1 प्लस एक कार्बन प्रेजेंट है तो 1 इंटू 12 प्लस 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 3 इंटू 16 और इंटू 2, ये 40 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 63 कितना होता है, 16 से होता है 48 इंटू 2। ठीक है, एडअप करो 48 प्लस 12 60 प्लस 1 61, 40 प्लस 61 इंटू 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 122 प्लस 40 यानी आ गया आपका 162 डिवाइडेड बाय 162 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 2 1 जा 281 जा 2 6 जा 240.5 जा 2 3 जा 220.25 जा 3 1 जा 3 6 जा 18 और 2 3 7 जा 21 3 5 जा 6.75 यानी 100 डिवाइडेड बाय 6.75। इसको डिवाइड करना पड़ेगा यार, तो 100 डिवाइडेड बाय 6.75, इसका आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, कितना आएगा 6 के टेबल से 7 से 7 1 जा 3 जा 14 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो 14.8 एक ही ऑप्शन है, तो 14.8 आंसर उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट, कंपाउंड के बारे में दिया गया जो स्टेटमेंट उसमें से कौन सा गलत है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें अलग अलग एटम मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, सही है। एक कंपाउंड को जनरली सेपरेट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड से, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक कंपाउंड के पास उसके एटम की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, हाँ भैया गलत है ये तो, इवन केमिकल भी नहीं हो पाती ठीक से कई बार। तो भाई जैसे देखो नॉर्मल लेते हैं अपन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं, दोनों गैस है मिलके बनाते हैं पानी, ठीक है, जो कि लिक्विड बनता है जनरली। लिक्विड को छोड़ो भैया, दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग है सबकी, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जनरली फ्लेमेबल होते हैं, पानी तो इनफ्लेमेबल होता है ना, मतलब नॉन फ्लेमेबल होता है ये, सॉरी, तो वो गलत हो गया ना, तो इसके लिए इसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती। इनकरेक्ट ही पूछा तो यही अपना आंसर सी होगा, यही इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अपना, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज दिस वन एट एनटीपी। अरे यार ये फालतू कंफ्यूज करने के लिए दिया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं अपन।
और उस उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रखने के लिए जगह लगेगी, तो उसको रखने के लिए लगता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस कंडीशन पे उस उतने सारे पार्टिकल को यानी 1 मोल को रखने के लिए इतना गैस लगता है। मोलर वॉल्यूम यानी सिंगल मोल का वॉल्यूम, तो सिंगल मोल का वॉल्यूम वही तो है भैया 22.4 लीटर, उतनी जगह तो लगता है उसको रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो CaCO3 का मोलर मास कितना होता है ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख दे रहा हूँ 100 होता है। 100 ग्राम CaCO3 में 3 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे, 3 ऑक्सीजन के एटम्स थे, यानी 3 यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, और एक में होता है 6.022 into 10 to the power 23, यानी इतने पार्टिकल्स थे उसके। तो 50 ग्राम में कितने होंगे, लेट इट बी x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 100 into x इज इक्वल्स टू 3 into 6.022 into 10 to the power 23 है ना, इंटू 50। मेरे को x की वैल्यू चाहिए तो 100 को इधर ट्रांसपोज करो, डिवाइड बाय 100, 51 जा 52 जा 21 जा 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.011, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल्स टू 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23, ये इतने नंबर ऑफ आइटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे। ये हुआ, ये कैसे किया मैंने, मोलर मास निकाला CaCO3 का, एक मोलर मास में 3 ऑक्सीजन आइटम के अकॉर्डिंगली 3 इंटू इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, तो 50 ग्राम में कितने होंगे, लेट इट बी x। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 100 into x equals to this one, x is equals to this one divided by 100, सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है, ज्यादा पैनिक मत हुआ। Now what will be the molarity of solution which contains 5.85 gram of NaCl per 500 ml। चलो ठीक है, मोलैरिटी का इक्वेशन क्या होता है, यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन यहाँ तो ml में दिया है इसलिए ऊपर में इंटू 1000 करेंगे आप। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 5.85। NaCl का मोलर मास निकाल सकते हो, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, एड अप करो 58.5 निकला, तो ये 58.5 हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, अपॉन वॉल्यूम कितना है 500 ml और ऊपर में इंटू 1000, ये 1 जा ये 2 जा, कट 0 0 कट हो जाएगा पूरा, ये 1 जा ये 10 जा, ये 1 जा ये 5 जा, 1/5 यानी कितना हुआ 0.2 मोल पर लीटर। ठीक, तो 0.2 मोल पर लीटर आंसर हुआ आपका। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, ये मैं इतना जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ ना क्योंकि मेरे को ना वो याद है मोलर मास, यानी सभी एटॉमिक मास याद है एक्चुअली मेरे को एटम्स के, वो आपको भी याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब सीख के पता नहीं होता बेटा, सबको थोड़ा बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, द मास ऑफ दिस 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, सॉरी दिस 1 कार्बन एटम, इतने कार्बन एटम का मास कितना होगा, तो एक बात बताओ, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, और एक मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितना मास होगा, लेट इट बी x। दिमाग लगाओगे तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23, 6 में डबल मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका डबल, तो 12 का डबल कितना होता है 24 आंसर होगा 24 ग्राम। बाकी आप ऐसे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1 मोलर CaCl2.6H2। कितना सॉल्यूट चाहिए अपने को ताकि अपन 1 लीटर 1 मोलर CaCl2 का प्रिपेयर कर सके। अच्छा, 1 मोलर कैपिटल M यानी मोलैरिटी, यानी कि क्या हो गया मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्योंकि लीटर में दिया तो इससे इंटू 1000 नहीं कर रहा हूँ। मोलैरिटी कितना प्रिपेयर करना है 1 मोलर, तो 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरे को पता नहीं है अभी, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया वो भी 1 लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहां से निकल गया 1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं अपन, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास की वैल्यू बनानी चाहिए, यानी कि गिवन मास तुम्हारे मोलर मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मोलर मास कितना है, तो मोलर मास कैलकुलेट कर लो CaCl2 का बस, यानी CaCl2.6H2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लो, उतना ही आंसर होगा। करके देखें, चलो कैल्शियम का होता है 40 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक, प्लस 6H2, तो 6 इंटू
H2O का सबको पता है 18 होता है, तो मैं डायरेक्टली 18 लिख दिया। तो ये 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 71 प्लस 6 इंटू 18 है ना, यानी 6 इंटू 18 करने से कितना आएगा 108 ठीक। तो ये 108 निकला, 108 में जोड़ दो आप 40 और जोड़ दो 71 को, तो ये आ जाएगा आपका 7 और 8 9 और 7 4 11 219, ये आ जाएगा 219 ग्राम। ठीक है, तो अपना आंसर कितना निकला 219 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 14, which of the following reaction is not correct according to the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली कौन सा रिएक्शन सही नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है, देखो एक बात याद रखना, कभी भी किसी लॉ के सामने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन जुड़ा तो इसका मतलब होता है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे अभी पढ़ रहे हैं अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना बनाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता। तो एक रिएक्शन अगर हो रहा है तो रिएक्शन होने से पहले जितना मास था रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास सब में होना चाहिए। ठीक है, तो सर ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटा शॉर्टकट भी है, रुको ना। सिंपल भाषा में तुम ये चेक करो कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो जो बैलेंस नहीं होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो बैलेंस होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली है। ठीक, 2 mg 2 mg 2 O 2, ये तो बैलेंस्ड है। 3 कार्बन 1 कार्बन, ये बैलेंस नहीं है, ये आंसर है। 4 फास्फोरस 4 फास्फोरस, 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, यानी ये बैलेंस नहीं है, तो यही अपना आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 0.65 मोलर HCl टू डाइल्यूट द सॉल्यूशन टू 0.20 मोलर। ठीक है, अब देखो इसके सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सिंपल डायरेक्टली जाऊं क्या। हम लोग एक पढ़े मोलैरिटी इक्वेशन, अभी अपन 11th क्लास में, तो मोलैरिटी इक्वेशन करके अपन पढ़े थे। फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, यहाँ पर M1V1 और M2V2 क्या होता है, एक्चुअली केसेस है और कुछ नहीं है। मतलब कि पहले किसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी कुछ होगा, उसका वॉल्यूम कुछ होगा, बाद में कुछ कर्म कांड कर दिए उस सॉल्यूशन में तो उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज हो गया, तो बस वही फॉर्मूला लगना है अपने को। पहले वाले का मोलैरिटी कितना है 0.65 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 ml इक्वल्स टू सेकंड वाले का मोलैरिटी कितना है 0.20 इंटू वॉल्यूम कितना है वही तो निकालना है। तो V2 इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा 0.65 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.20। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई देखो मैं काम करता हूँ, मैं ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ से हटा दिया, ये 0 0 कट, ये 10 कट, तो इसमें आ गया आंसर कुछ मिस्टेक किया गया इसमें, नहीं मिस्टेक तो नहीं किया मेरे हिसाब से। 0.65 इंटू 200 200 ही है ना, हाँ, और डिवाइडेड बाय कितना है 0.2, तो 650 इसका आंसर आ रहा है। ठीक तो कर रहे हैं यार, ठीक है 650 इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन में तो 650 दिया ही नहीं, ऑप्शन में 650 दिया ही नहीं है यार, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक करूं क्या दोबारा। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1 कितना है 0.65, V1 है 200, M2 है 0.2, V2 निकालना है, तो वॉल्यूम ml में दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय 1000 दो तो इधर भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.65 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.20, 650 ही आएगा, ये गलत दिया, इसको करेक्ट कर लेना ऑप्शन को, ये 650 ml आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 650। एक मिनट, हाउ मेनी ml ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड बोला है यार, एक्स्ट्रा एड अप करना है, तो 650 तो टोटल हुआ, ऑलरेडी 200 ml है ना, तो 650 में 200 काट दोगे तो कितना बचा 450 ml। ठीक, तो आंसर ठीक दिया 450 ml। अपने को बोला है कि वाटर कितना ऐड करना है एक्स्ट्रा। ठीक, टोटल तो 650 आया ना, यानी टोटल वाले का वॉल्यूम 650 हुआ, पहले ऑलरेडी 200 था, तो अब नेक्स्ट वाले का कितना हो जाएगा 200 माइनस कर दो, तो 450 एक्स्ट्रा ऐड अप करना पड़ा। ठीक है, देखो ये हड़बड़ी का नतीजा है। ठीक है, सिर्फ बच्चे ही नहीं टीचर से भी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल इज, है ना। इसमें पूछा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो तुम्हारा ये है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल है, इसमें कितना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। चलो देखते हैं। देखो एक बात याद रखना, ठीक, पहला चीज तो ये है कि
6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर होते इसके, तो उसमें एक ऑक्सीजन है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता। लेकिन दिया 6.02 इंटू 10⁻24 है, यानी 6.022 इंटू 10⁻24 दिया है, तो इसमें भी 6.022 यानी 2 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। सही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना निकला ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना निकला, 6.02 इंटू 10⁻24 जितना प्रेजेंट है अपॉन 1 का कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको काट करोगे तो ये 10 बचेगा, यानी 10 ग्राम आया आंसर में। वेट करो बेटा, हड़बड़ाओ मत अभी। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना निकला 10, लेकिन ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है 2 होती है, यानी O2 एग्जिस्ट करता है ना, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे उसको, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 उसकी एटॉमिसिटी से, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो आंसर आया 5 ग्राम मॉलिक्यूल। तो इतने में कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree Fahrenheit. Now what will be its reading on degree Celsius? तो देखो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अब मेरे को डिग्री सेल्सियस चाहिए, मेरे को दिया हुआ है 200 फ़ारेनहाइट, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस को एक्स ले लेता हूँ इक्वल्स टू 200 फ़ारेनहाइट प्लस 32 उधर गया तो -32, तो इसमें क्या हो गया 200 माइनस 32 कितना आ रहा है, ये 2 और ये एक कैरी तो 16, तो 168। ठीक है, तो 168 आएगा। तो 9/5 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 168, तो 9x इज इक्वल्स टू 168 इंटू 5 और x इज इक्वल्स टू 168 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। अभी कैसे आया भैया, 5 इधर ट्रांसपोज किया, 9 नीचे, तो 168 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9। इसको सॉल्व करो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 9 2, अब इसको कर लेना, मैं कर देता हूँ 93.33, यानी 93.3 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। ठीक है, देखो कितना पास पास दिया ऑप्शन। ठीक है, तो 93.3 डिग्री सेल्सियस का आंसर होगा। एक तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई कि आप अच्छे से आंसर निकालो उसका। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, 1 मोल ऑफ CH4 में क्या है, इतने एटम्स नहीं है भैया, 4 एटम्स है ना, 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये आंसर है 4 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1.8, अरे भैया इतना नहीं है, 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, ये कहां से आ गया इतना, 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भैया 1 मोल में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कितना होगा 12 ग्राम होगा ना, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन होना चाहिए, 3 कैसे हुआ, तो बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है, कौन से पेयर के पास, सब में आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। जैसे इसका निकालो, गिवन मास 16 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास 32, इसका 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका सॉल्व 0.5, इसका आंसर 2, तो गलत हो गया। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 16 बाय 32 0.5, 44 ग्राम CO2 44 बाय 44 1, ये भी सेम नहीं है, ये भी गया, ये भी गया। 28 ग्राम N2 यानी 28 बाय 28, N2 का 28 होता है ना। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 का कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 32, ये 1 1 आ रहा है दोनों का, तो ये आंसर होगा। लेकिन फिर भी ऑप्शन डी देख लेते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, आंसर तो मिल गया अपने को। फिर भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी 12 बाय 12 एंड 24 ग्राम ऑफ सोडियम यानी 24 बाय 23, दोनों 1 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 1 है लेकिन 1 तो नहीं है ना, एक्जैक्टली 1 सी में आया, तो सी आंसर सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कौन कौन प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस एलिमेंट का जब एनालिसिस किए तो पता चला कि इसमें कार्बन जो है 38.71% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 9.67% प्रेजेंट है, बस, और ऑक्सीजन दिया ही नहीं है। क्या बात है भाई, इसको बोलते हैं जोरदार। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना ना, और बोला है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने बोला है, तो चलो मैं थोड़ा इसको नीचे खिसका लेता हूँ, क्योंकि नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ ऑलरेडी, उस टेबल में लिखेंगे अपन, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट प्रेजेंट है बोला। कार्बन प्रेजेंट है 38.71%, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना लिखा हूँ यार मैं, 9.67 है ना, तो ये प्रेजेंट हो गया 9.67। ठीक, बस अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है अपने को, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। चलो अब इसमें सबसे पहले तो
एक मिनट, 38.71 ये है, 9.67 ये, ऑक्सीजन कितना है बताया क्या, नहीं बताया। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, अब ऑक्सीजन बताया तो नहीं है, तो दिक्कत यहाँ पर ये है ना कि ऑक्सीजन बताया नहीं है और कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। तो भाई लेकिन मेरे को ये तो पता है कि टोटल हमेशा 100 होता है, तो ये दोनों को एडअप करो और 100 से माइनस कर दो। दोनों को एडअप करोगे तो आ जाएगा आपका 8, 13 और एक, तो ये 8 और ये 4, तो 48.38 आएगा। इसको तुम 100 से माइनस कर दो, 100 से माइनस करोगे तो 1 और ये 5, यानी 51.26, 62 प्रेजेंट, 51.62% प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखना चाहिए था। एक मिनट ना, मैं इसको इधर कर देता हूँ, 38.71%, 9.67%, 51.62%, ठीक है। और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये तो आगे आपको समझ में कि कैसे आया करके वो, ठीक। क्या मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम बना रखा है। एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब मास रेशियो निकालना, मास रेशियो कैसे निकालना है, मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी 38.71 डिवाइडेड बाय 12, 9.67 डिवाइडेड बाय 1 और 51.62 डिवाइडेड बाय 16। इसमें से एक को मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लो। चलो एक एग्जांपल के तौर पे 9.67 डिवाइडेड बाय 1, ये मैंने कर दिया, बाकी चलो करो। कितना आएगा, 38.71 डिवाइडेड बाय 12, इसका आंसर आएगा 12 3 36, 27, तो 3.22 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे 51 डिवाइडेड बाय, सॉरी क्या क्या, 51.62 डिवाइडेड बाय 16, इसका आंसर आ जाएगा 16 16 3 जा 48 और 3 और 6, तो ये 2 36 और फिर बस 3.22 इसका भी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब ध्यान देना, अब सिंपल रेशियो निकालना। सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, ये जो तूने मास रेशियो निकाला है, इस मास रेशियो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सर इसमें तो छोटा नंबर 3.22 है। हाँ, उसी 3.22 से सबको डिवाइड करो, सभी को, यानी जो भी नीला है 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, ऐसा करो, सबको डिवाइड करना है, ठीक है। किसी एक को भी नहीं, मतलब सबको डिवाइड करना है उसमें से। तो चलो अब इसको डिवाइड करोगे तो ये, चलो मैं कर देता हूँ 1 आ गया, एक और कर देता हूँ, चलो ये भी, इसको करो जल्दी, कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 का, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकला, C1H कितना है 3, तो C1H3, ऑक्सीजन कितना है 1, तो CS3O, तो अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकला, CS3O। देखो आंसर क्या है, CS3O आ गया। तो ऐसे निकलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुआ आपको ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये तो अभी किया था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। अरे यार देखो, एक मोल में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो कितने मोल में 6 ग्राम होगा, आधा दिख रहा है, 12 का आधा 6 है, तो एक का आधा कितना होता है 0.5, 0.5 आंसर। नहीं तो एक्स वाला मेथड से लगाना है तो उससे कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला पता है पहले आपको, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रेजेंट है बता चुका ऑलरेडी, वही मास परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। कितने नाइट्रोजन एटम है, एक और ये एक, दो, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 डिवाइडेड बाय टोटल मास निकालना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं इसको, मैं एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक कार्बन का 12 है ना, यानी 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 और 16 ना, और अगेन नाइट्रोजन है तो प्लस अगेन 14, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है तो प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 60, यानी 60 आ रहा है और इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 30 जा 0 0 कट, 3 1 जा 3 कितना जाएगा, 3 4 जा 12, 2 0 3 6 जा 18.6 इंटू मतलब 4.66 आएगा एक्चुअल में, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 46 आंसर है, अप्रोक्सीमेटली 46 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, अरे सिंपल है यार, वही नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो। चलो गिवन मास 24 बाय 12, 2 है इसके पास, 56 बाय 56 1 है इसके पास, 27 बाय 27 1 है इसके पास, 108 बाय 108 1 है इसके पास, सबसे ज्यादा किसके, 2 के पास, तो ये आंसर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट में दिया ना, ये इसका मास है, मोलर मास, मतलब एटॉमिक मास दे दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। चलो इतना अच्छा काम कर दिया आपके लिए।
नेक्स्ट 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट एसटीपी, द गैस इज, ओहो देखो इधर ध्यान देना, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है 22.4 लीटर, ठीक है, तो कितनी मोल गैस ऑक्यूपाई करेगी 5.6 लीटर, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 5.6 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 22.4, इसको डिवाइड करो, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.25, ठीक है, यानी कि 0.25 मोल का मास है 7.5 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा, अगेन मल्टीप्लिकेशन 7.5 डिवाइडेड बाय 0.25, ठीक है, ये पॉइंट हट गया तो ये 0 जा हो जाएगा और ये 1 जा और ये 30 जा, यानी जिस भी का मोलर मास 30 आएगा वही आंसर होगा। ये ऑप्शन डी क्या है भाई, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, CO2, हाँ चलो दिख गया ना, तो जिसका 30 आएगा वही आंसर है। ये 14 और ये 16, 14 और 16 कितना होता है, ये 30, अरे ये आंसर क्या ये 28 और ये 16, 28 16 कितना था, 8 2 16 14 और ये 34 44 44, ये भी नहीं होगा। CO 12 और 16 यानी 28, ये भी नहीं होगा। CO2 44, ये भी नहीं होगा। 30 आंसर यानी ए ऑप्शन सही है आपका, NO, वो गैस कौन सी है, NO। नेक्स्ट, बोरॉन एग्जिस्ट एज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, ये 10 वाला, B10 19% प्रेजेंट है, 11 भी प्रेजेंट आपका 81%। अपने को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है इसका, हाँ ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 10 वाला कितना परसेंट प्रेजेंट है 19, तो 10 इंटू 19 प्लस 11 वाला कितना परसेंट प्रेजेंट है 81, तो 11 इंटू 81, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में है, बस वही करना है। तो कैसे करना है इसको, इसको करना है आपको 190 प्लस 81 और 81, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 1 डिवाइडेड बाय 100, इसको ऐड अप करो तो ये आ जाएगा 1, 18 का 8 कैरी 1, 9 10 1081 डिवाइडेड बाय 100 यानी 10.81 आंसर, ठीक है, 10.80 आंसर, ऑप्शन डी सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, what will be the molarity of solution यानी कैपिटल M which contains 5.85 ग्राम, ऐसा तो हो गया क्या क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन से अब तक अपन कर लिए हैं, इससे पहले थोड़ी देर पहले ही किए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन को अपन कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक, और इसका आंसर कितना आया था, इसका आंसर आया था 5.8 यानी 1/10 और ये 0.2 आंसर आया था इसका जहां तक, ठीक है, तो इसको कर लेना भाई सॉल्व, ये 0.2 आंसर है मेरे हिसाब से, मैं कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। If 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what will the molarity, वही देखो सेम केस, ये पहला केस ये दूसरा केस, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, मोलारिटी इक्वेशन M1V1 इक्वल्स टू M2V2, M1 है आपका 5, V1 है आपका 500, M2 निकालना है, V2 है आपका 1500, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, तो M2 इक्वल्स टू 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1500, 00 00 कट 1 जा 3 जाए, 5/3 यानी आ जाएगा 1.66, 1.66 मोलर, ये ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, हाँ ठीक है, एक मोल में जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना, एक मोल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो एटॉमिक एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। कौन से एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इसका कितना है 4/4 1, 46/23 2, 0.40/40 0.01, 12/4 3, तो जिसका ज्यादा है 3, ये आंसर है टी ऑप्शन। फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है ना मेरे को, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया अब यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज दिस वन, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज, मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास बाय मोलर मास, मैं एक काम करता हूँ गिवन मास को स्मॉल m लिख देता हूँ, मोलर मास को कैपिटल M लिख देता हूँ, अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर ध्यान देना, मास बाय वॉल्यूम इनटू 1 अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ इसको मैं, ये ऐसा तो लिखाएगा ना, स्मॉल m बाय कैपिटल M होल अपॉन कैपिटल V, ये लिख सकता हूँ m अपॉन V इंटू 1 अपॉन m करके। अब ये m बाय V होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटू 1 अपॉन m, तो देखो कंसंट्रेशन है डेंसिटी वही ग्राम पर ml दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर दिया 0.9, तो 0.9 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, C6H12O6, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 होता है यहाँ तक,
आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मेरे को याद आ रहा है 180 होता है करके, इसको डिवाइड करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 0.005, 0.005, तो ऑप्शन सी सही है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला पता है CO2, कितना कार्बन है, एक का मास कितना होता है 12 अपॉन टोटल मास कितना है 44 इंटू 100। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 44, इसको सॉल्व करो, 2 6 जा 2 22 जा 2 3 जा 2 11 जा 300 डिवाइडेड बाय 11 यानी आ जाएगा आपको 27.2727 ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द एम्पिरिकल फॉर्मूला, अरे यार फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला, नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है शायद तक, हाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O है, और अच्छा मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, एक मिनट ना, एक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180। ठीक है भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो देखो ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला टेकन n टाइम्स, और ये n की वैल्यू होती है n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180, एम्पिरिकल मास कितना है 12 प्लस 2 प्लस 16, 16 4 20 कितना हो गया ये, 16 4 20 10 30, ये हो गया 30, तो डिवाइड बाय 30 कर दो, 0 0 कट 6 टेकन 6 टाइम्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O टेकन 6 टाइम्स, 6 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई कर दो तो C6H12O6, ये आंसर होगा C6H12O6, ये आंसर ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं, द रिएक्टेंट व्हिच इज एंटायरली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग एजेंट। यस, लिमिटिंग एजेंट उसी को बोलते हैं जो इस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है रिएक्शन से। ठीक है, और खत्म होने के बाद रिएक्शन बंद हो जाता है। एक गिवन इक्वेशन में पूछ रहा है अगर 5 मोल A रिएक्ट करेगा 6 मोल B के साथ, तो इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, अरे यार इसको तो अंधा ही बता देगा, 2 के लिए 4 की जरूरत है, 5 के लिए 10 लगेगा, 6 दिया है तो लिमिटिंग एजेंट कौन हुआ, B हुआ ऑब्वियसली, कम दिया है ना, लिमिटिंग मतलब क्या होता है कम होता है, तो जो कम दिया वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लग रहा है, टेबल बना हुआ है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 75% कार्बन है, यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट है तुम्हारा कितना 75%, ये सॉरी फिर गलत जगह लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 75% कार्बन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन हो गया 25% ऑटोमेटिकली, कार्बन का मास 12 हाइड्रोजन का मास 1। ठीक है, तो डिवाइड करो तो 75/12 और इसका आएगा 25/1, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12 5 60, 12 6 72, तो 6.25, और इसको डिवाइड करो, सबसे छोटा 6.25 है तो 6.25 डिवाइडेड बाय 6.25 और ये 25 डिवाइडेड बाय 6.25। अब इसमें से वही अगेन एक तो मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लोगे ना हैं तो इसमें देखो, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा और इसको करोगे तो 6/24 तो 4 आ जाएगा, यानी CH4 आपका आंसर है, CH4 C1H4, CH4 आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला। ठीक है, एक बात याद रखना, एक्चुअल में एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, देखो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में बेसिक क्या डिफरेंस है, जैसे देखो C6H12O6 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O, दोनों में क्या अंतर है, देखो दोनों में अंतर ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एटम्स को इंडिकेट करता है कि कोई भी एटम कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वहां पर। ठीक है, कोई भी एटम कितनी क्वांटिटी में, जैसे आप देख सकते हो कि ये जो आपका यहाँ पे मैंने बनाया ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो इस ग्लूकोज में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर इसी का अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाऊं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ ये बताता है सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन 1:2 हाइड्रोजन 2:1, इस रेशियो में ये एटम रेस्पेक्टिव एटम प्रेजेंट है करके, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअल में रेशियो इंडिकेट करता है, सिंपल रेशियो, और वो भी होल नंबर रेशियो ना, वो पॉइंट वाला नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर व्हिच ऑफ दिस चेंजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कौन सा चेंज होता है, मोलैलिटी चेंज होता है, नहीं होता मोलैलिटी चेंज, क्योंकि ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करता, मोल फ्रैक्शन भी नहीं चेंज करेगा और मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं करेगा, ये भी एक ही चीज है। और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, तो डेफिनेटली मोलैरिटी ही चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए इवन मोलैरिटी को पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए बनाया गया, बट इट इज नॉट द परफेक्ट यूनिट टू मेजर कंसंट्रेशन एट ऑल कंडीशन। ठीक है, यानी अगर
आपको किसी भी मॉलिक्यूल यानी किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन मेजर करना है तो उसके लिए आप मोलैरिटी को प्रीफर नहीं कर सकते विद आइदर चेंजिंग टेम्परेचर, इन चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो आप उसके लिए मोलैरिटी को प्रीफर करते हो, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मोलैरिटी में मास होता है और मास टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 20 किलो नाइट्रोजन 3 किलो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितना अमोनिया बनाएगा? ओहो, चलो रिएक्शन पहले बनाना पड़ेगा। N2 प्लस H2 gives rise to NH3, ये दिया है ना। एक वेट करना बेटा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंस के इक्वेशन नहीं बनता। तो ये 3 और ये 2, ये हो गया बैलेंस। अब इसका मास लिखो पहले, तो ये 28 और ये 6 और ये बनाएगा तुम्हारा 34। अब बोला यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 3 बोला है, तो ये कितना बनेगा पूछा है। तो देखो याद रखना, ऐसे रिएक्शन में कभी भी ना लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो देखो पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक बताओ लिमिटिंग रिएजेंट। देखो ये 6 और ये 3 है, यानी इसका डबल है। 20 है 28 है, तो इसका भी डबल होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो 40 होना चाहिए था यहाँ पर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार इसको समझाया तो नहीं समझ में आएगा, लंबा वाला बता दूंगा, लेकिन पहले सुनो इधर। देखो 6 का आधा करो तो 3 आएगा, 28 का आधा करो कितना आएगा? 14। लेकिन दिया कितना है? 20। कम दिया कि ज्यादा दिया है? ज्यादा दिया सर। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हुआ, ये हुआ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर जैसे पहले 6 था तो 6 के हिसाब से 34 अमोनिया बन रहा था, तो 3 के हिसाब से कितना बनेगा? x। तो 6 का आधा 3, तो 34 का भी आधा कितना? 17। तो 17 आंसर होगा, 17 किलो। ये शॉर्टकट में निकल गया। अब लॉन्ग कट देखते हैं। अब इसमें तुम लॉन्ग कट निकालोगे, देखो 28 ग्राम नाइट्रोजन को 28 किलो नाइट्रोजन को 6 किलो हाइड्रोजन चाहिए, तो 20 किलो नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? लेट इट बी x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28 into x is equals to 6 into 20, x is equals to 6 into 20 upon 28। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 126 into 6 into 20 कितना होता है? 120 हो गया। तो ये 120 by 28 जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4.28। इतना चाहिए था, दिया कितना? 3 दिया। कम दिया ज्यादा दिया? जितना चाहिए था उससे कम दिया। तो यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। बस फिर बाकी का प्रोसेस तो यही है फिर से, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ आगे भाई, अगर आगे करेंगे तो आएगा 6 को 34 बना था, तो 3 से कितना बनेगा? अगेन y लेना इस बार, क्योंकि x यहाँ पर ले चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6y is equals to 3 into 34, y is equals to 3 into 34 by 6, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 2 जा, ये 17 जा, 17 किलो आंसर हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 20, 20 किलो हाइड्रोजन 32 यानी 32 किलो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके पानी बना रहा है, तो कितना पानी बनेगा? अब इसको मैं शॉर्टकट से बताऊंगा, लॉन्ग कट से नहीं बताने वाला, ठीक है। लॉन्ग कट से अगर शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो लॉन्ग कट खुद से बनाना, ऊपर में समझा चुका हूँ, बन जाएगा आप लोगों से। पहले इक्वेशन लिखो, H2 plus O2 gives rise to H2O। बैलेंस करो, ये 2 जा और ये 2 जा। इनिशियल पहले लिख लो, इसका 4 है, ये 32 है और ये 36 बना रहा है। दिया कितना? ये 20 दिया है, ये 32 दिया है, तो ये कितना बनाएगा? ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक मिनट ना एक मिनट 32 का 32 ही दिया हुआ है, तो हमें अंधे को दिख रहा है भाई। देखो देखो, ये 4 है और ये 20 है, ठीक है। तो 4 का 20 का वो 5 गुना करेंगे तब, तो 32 का भी 5 गुना होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं है, कम है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ तो इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो ये 32 का 36 बना था, तो 32 का 36 ही तो बनेगा भैया। तो आंसर बी 36 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, इनमें से कौन सा, ये जो रिएक्शन दिया है इसमें से कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है? Fe3O4 Fe में जा रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, और एल्यूमिनियम पहले अकेला था, फिर ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको नंबर से सुनना है तो देखो इधर, Fe3O4 plus Al gives rise to Fe plus Al2O3। देखो मैं बैलेंस नहीं किया क्योंकि मेरे को वो नहीं निकालना, ये -2 और ये प्लस, एक मिनट ये थोड़ा पढ़ाएंगे, -+8/3 आयरन का, एल्यूमिनियम अकेला 0, आयरन अकेला 0, एल्यूमिनियम का यहाँ पर +3, ऑक्सीजन का -2। तो एल्यूमिनियम 0 से +3 यानी ऑक्सीडेशन हो गया, ये प्लस से 0 यानी रिडक्शन हो गया। तो Fe3O4 रिडक्शन हो रहा है, Fe3O4 ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, Fe3O4 रिड्यूस हो रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1 mole is the amount of substance that contains as many particles as entire or entities as there are atoms in C12 atom का 1/12 प्रेजेंट होता है।
तो C12 आइसोटोप होता है एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ आइसोटोप्स। अरे यार ये आगे नहीं लिखा पाया, कोई बात नहीं, मैं इसमें ऑप्शन डाल देता हूँ C12, C13, C12, C13, नहीं C13 क्यों, C14, ठीक है। हाँ तो कौन सा आंसर होगा, तो ये आंसर होगा एग्जैक्टली 12 ग्राम और 0.012 kg ऑफ आइसोटोप ऑफ C12, ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, देयर आर ब्लैंक्स लिटर इन 12 ml। अरे भैया 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर, तो 12 ml का मतलब कितना होगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 बाय 1000, 0.012 लीटर, 0.012 लीटर, ये ऑप्शन बी सही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कंसीडर द रिएक्शन इफ 300 ग्राम ऑफ C4H10 इज बर्न्ड इन 1000 ग्राम ऑफ O2 द यील्ड ऑफ पानी एंड लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। चलो कोई बात नहीं, तो इसको वैसे ही बनाओ फिर, C4H10 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2, बैलेंस करना पड़ेगा भैया, रुकना पहले ना, तो ये 4 और ये 5, तो 4 दूनी 8 और 5 13, तो 13/2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अब इसका पहले एक्चुअली मोलर मास निकालना पड़ेगा, इसका पता तो है C4H10 का, ये आप लोग कर लोगे खुद से, थोड़ा लंबा जाएगा, मैं करके बताऊं क्या, चलो मैं बता देता हूँ। 12 × 4 यानी ये हो गया 48 प्लस 10, 48 प्लस 10 58, 58 इंटू 2 116, ये हो गया 116 ग्राम। यहाँ पर 13 O2 है यानी कि 32 एक का हो गया और 13 का हो जाएगा यहाँ पर 416, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछे नहीं तो मैं नहीं बता दूं, छोड़ दो उसको, पानी बता दूं सीधे से, 180, ठीक। अब यहाँ पर बोला अगर ये 300 ग्राम लिया मैंने और इसको लिया 1000 ग्राम, तो कितना पानी बनेगा, तो पहले तो यहाँ पर लिमिटिंग आइडेंटिफाई करो, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना करना पड़ रहा है, अगर इसको 3 करूंगा तो 12 चल देगा, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, ऑक्सीजन हुआ यहाँ से, तो ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो ये हट गया, ये 3 ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया अपने को, और कितना पानी बनेगा, तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके हिसाब से पानी बनेगा, 416 में 180 बना, 1000 में कितना बनेगा, लेट इट बी x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1000 इंटू 180, ठीक है, यानी 1000 इंटू 180 और डिवाइडेड बाय 416, 290 जा, 208 जा, 245 जा, 104 जा, 222.5 जा, 57 जा, और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, करके देखते हैं एक मिनट, ये आंसर आएगा तुम्हारा 433 के आसपास, 433, ये रहा 435 ले सकते हैं, 433 इसी के अप्रोक्सीमेटली पास में एग्जैक्टली, तो 435 ग्राम ऑफ O2 बनेगा, सॉरी 435 ग्राम ऑफ पानी बनेगा और O2 यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसके पास सेम नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं बोथ साइड में रिएक्शन के इक्वेशन के, तो कौन सा लॉ को फॉलो करता है, मैं बता चुका हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां है, ये रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब वही होता है, मैंने पहले ही बता चुका है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, एक पर्सन है जो सफरिंग कर रहा है फीवर से, उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर कितना होगा, वही सेम फॉर्मूला 9/5 x + 32 = 104, 9/5 x = 104 - 32, तो ये आ जाएगा 2 और ये 72, तो 9x = 72 × 5 और x = 72 × 5/9, 9 1 जा 9 8 जा 72, 8 5 जा 40 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक तो होमवर्क देता हूँ, एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जो डिग्री सेल्सियस में जितना होता है उतना ही फ़ारेनहाइट में भी होता है, यानी जितना डिग्री सेल्सियस होगा उतना ही फ़ारेनहाइट भी होगा, ये कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओ इस कमेंट सेक्शन में जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 45, ये असर्शन रीजनिंग आ गया, इसको ट्रू फॉल्स टाइप का सॉल्व करना, ठीक है। एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो पैनिक मत हो, इथीन का फॉर्मूला बनाओ C2H4, ठीक है, इसका एम्पेरिकल ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, CH2, कैसे निकला, 2 कॉमन निकल गया,
अच्छा, और कुछ कॉमन निकला? बस 2 ही निकला ना, यानी आधा हो गया नहीं इसका, तो मास भी तो आधा हो जाएगा। ए सही है, ए ट्रू है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये मैं बता चुका हूं आपको बी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कितने आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो को बनाता है वो। तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। एक एटॉमिक मास यूनिट का 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम को इंडिकेट करता है। यस, करता है, मैं बता चुका हूं पहले भी आपको। और C12 आइसोटोप को लिया जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट आइसोटोप है जो नेचुरली मिलता है आपको। बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। 16 ग्राम मीथेन को जलाने से 18 ग्राम पानी मिलता है। देखेंगे, CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O। बैलेंस करो तो ये हो गया बैलेंस, 2 2 4, तो ये 2 2 4, ये बैलेंस हो गया ना, हो गया। ये कितना मास इसका 16, इसका कितना 32, इसका नहीं लगता, वैसे लिख देता 44, इसका मिला 36। तो 16 ग्राम मीथेन को जलाने से कितना पानी मिल रहा है? 36 मिल रहा है। भैया ये गलत दिया है, ये फॉल्स हो गया। इन कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, मीथेन को जलाने से पानी एक प्रोडक्ट होता है उनमें से, हाँ होता है बिल्कुल। तो रीजन इज ट्रू बट असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज हम लोगों ने चैप्टर 2 के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सारे डिस्कस कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 यानी एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखे तो देख लो। और ये अपना इस प्रकार से चैप्टर नंबर 1 का भी अपना खत्म हो गया। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं फिर उसी चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।